भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। थैंक यू। राजेश चरापे साकाल। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी का क्या एजेंडा है? भैया ये आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, खारगे जी से। ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन। मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। पीछे आवाज नहीं आ पा रही। 17 नोव्हेंबर 1933 महात्मा गांधी वाडेगाव मध्ये होते आणि आज नेमकं त्याच दिवशी राहुल गांधी हा योगायोग आहे, प्लॅनिंग केला गेला की सहज झालेला आहे? फिर से बोलिए जरा, ट्राई करता हूँ। 1933 में नहीं मराठी में। 1933 ला आजच्या दिवशी 17 नोव्हेंबरला महात्मा गांधीची सभा होती वाडेगावला। हाँ. तिथे वाडेगाव गाव आहे, तिथे तुम्ही हेच गाव समजा आणि आज तुम्ही इथे आहे नेमकं, तर हे प्लॅनिंग होतं यात्रेचं केलेलं की हा योगायोग आहे? नहीं, ट्रांसलेट कीजिए कि ये जब यहाँ आए, गांधी जी भी आए थे, हम भी आए, क्या प्लान करके आए हैं या ऐसे ही हुआ है? नहीं, कोई प्लानिंग। 1933 में इसी दिन महात्मा गांधी यहाँ थे, तो ये अच्छा जो पॉजिटिव है ये। और आप आज यहाँ है 89 ईयर के बाद आप है यहाँ, तो ये तो पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव बात है। प्लान तो नहीं है, मगर महात्मा गांधी कुछ चीज़ थे और हम कुछ और हैं। मतलब कोई ये कंपैरिजन मत कीजिए प्लीज, ये उनको हमें मतलब ये गलत कंपैरिजन है। नो इवेंट। प्रबोध देशपांडे। ही इज महात्मा गांधी ने देश को रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए लड़ने में लगा दी, तो कोई कंपैरिजन नहीं। प्रबोध देशपांडे, लोकमत समाचार। लोकसभा, सॉरी। नमस्कार राहुलजी, माझा प्रश्न असा होता की केंद्र सरकारमध्ये भाजप जो सत्ताधारी पक्ष आहे त्याच्यावर अंकुश ठेवण्यात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस कुठेतरी कमी पडताना दिसतो, तर या संदर्भात पक्षाची पुढील रणनीती काय राहणार आहे आणि 2024 साठी प्रमुख एजेंडा काय राहणार आहे? गवर्नमेंट की तरफ कमजोर पड़ रहा है अपना पक्ष, विपक्ष करके, ऐसा उनका कहना है। सब पूरा का पूरा ऑपोजिशन या कांग्रेस? अपन विपक्ष इस नाते से हम कमजोर गिर रहे हैं, ऐसा उसका कहना है मोदी सरकार के। नहीं, देखिए, ये जो लड़ाई है इसको सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं
बोलना नहीं चाहिए, मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। संजय खांडेकर, पुणे नगरी। कन्याकुमारीपासून जी तुम्ही कन्याकुमारीपासून तुम्ही जी बोलने पदयात्रा सुरू केलेली आहे भारत जोडोची। सॉरी, एक मैं थोड़ा इसमें और कहना चाहता हूं। देखिए, हमने ये सब एवेन्यूज ट्राई की, प्रेस की एवेन्यू ट्राई की, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की। सिर्फ मैंने नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष की सब पार्टियों ने। ठीक है, जब हम वहां कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, वो माइक ऑफ हो जाता है। तो यात्रा हमने इसलिए चालू की है कि हमारा और विपक्ष को कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। राहुलजी, कन्याकुमारीपासून तर आता मध्य महाराष्ट्रापर्यंत तुमची भारत जोडो यात्रा सुरू आहे। या दरम्यान सर्वात मोठी समस्या देशात काय आढळली तुम्हाला तुमच्या पाहणीत? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या इस देश में अभी तुमको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़े मुझे दो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि युवा को यह भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, मगर वो आपको गारंटी करके ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की है तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मजदूरी करूंगा। और ये यूनिवर्सल है, मतलब मुझे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से एक युवा नहीं मिला जिसने कहा हाँ मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा। तो ये पहला बड़ा मुद्दा है। उसको अगर आप थोड़ी गहराई से देखें तो उस युवा के माता पिता ने मेहनत करके उसे उसकी शिक्षा के लिए पैसा मोस्टली प्राइवेट प्लेयर्स को दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दिया है। एक तरफ वो दिन भर काम करते हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, और तीसरी साइड जो उनका भविष्य है, उनका जो बेटा हो या उनकी बेटी हो, उसका रास्ता बंद है। तो पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम किसानों का प्रॉब्लम है, जो देश को भोजन देता है, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट है हिंदुस्तान का, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई मदद नहीं है, उसको सही दाम नहीं मिलता। वो बीमा भरता है, उसको जब आंधी आती है, तूफान आता है, उसको मतलब पैसा नहीं मिलता, कर्जा माफ उसका कभी नहीं होता। तो ये दो बड़े मुद्दे, बड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। और तीसरा जो है जुड़ा हुआ है कि सब लोग ये कहते हैं कि अगर शिक्षा में हमें पैसा देना पड़ रहा है, अस्पतालों के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, मतलब सरकारी अस्पताल नहीं बचे, सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बचे। महाराष्ट्र में तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, 20 बच्चों से अगर कम है तो उनको बंद ही करा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर ये पैसा हम यहाँ डाल रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है, किसके हाथ जा रहा है? तो वो इनइक्वालिटी की बात है और सबको मालूम है। मैं किसानों से पूछता हूँ, भैया एक बात बताओ, ये आपका सिलेंडर, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपके जेब में से पैसा जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है? इमीडिएटली आंसर मिलता है, सब जानते हैं। मेघा कुचिक, Z24। सावरकरांबाबत जे विधान तुम्ही केलं त्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण आहे ते तापलेलं आहे। फडणवीस असं म्हणतायत की काँग्रेसला जनता धडा शिकवेल आणि उद्धव ठाकरेंनीही असं म्हटलेलं आहे की तुमच्या विधानाशी मी सहमत नाही। सावरकर
के बारे में बोला ना, उद्धव ठाकरे बोलते मैं सहमत हूँ और फडणवीस बोलता कि हमें लोग जगह देते हैं। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। रश्मी पुराणिक साहेब जी, याच वाक्यावरनं आता शिंदे गटाच्या खासदारांनी असं म्हटलं की भारत जोडो यात्रा ही थांबवली पाहिजे महाराष्ट्रात आणि मनसेचे नेते तुमचा निषेध करण्यासाठी शेगावपर्यंत येणार आहेत। भारत जोडो यात्रेला ये यात्रा को रोकना चाहिए, सावरकर के बारे में ऐसा बोला है। तो वैसे गवर्नमेंट को उसने लेटर लिखा। किसने? सेवाड़े। मतलब रोकने, यात्रा को रोकने के लिए। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। देखिए, किसी का कोई विचार हो उसको रखना चाहिए, और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। गजानन उमाटे, TV9। आपकी रैली देखिए तो उसमें घोषणाएं चलती है कि 2024 में प्रतिपक्ष का प्राइम मिनिस्टर पद का चेहरा राहुल गांधी है। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि 2024 में आप एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपोजिशन की? मैं ये आप डिस्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। हमारा काम भारत जोड़ो यात्रा का काम है, हमें भारत को जोड़ना है। ये इस सवाल के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। हम कन्याकुमारी से शुरू किए हैं, हम श्रीनगर तक जाएंगे और वहां पर हम तिरंगे को लहराएंगे। ये हम कर रहे हैं, ये हमारी तपस्या है, और हम और कुछ चीज के बारे में नहीं सोच रहे। उस्मान मिर्जा, आज तक। मेरा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन हुए तो आपने 40 रैलीज की थी, और पिछली बार गुजरात में भी बहुत बड़ा कैंपेन आपने किया था। तो इस बार आपके इक्का दुक्का सिर्फ रैलीज है गुजरात में, ऐसे क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, हमने सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। हम इस यात्रा को श्रीनगर तक ले जा रहे हैं, और ये मेरा और हम जो इस यात्रा में शामिल हैं, हमारी तपस्या है, हमारा ये लक्ष्य है, और इसको हम पूरा करना चाहते हैं। ज़रूर अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट हमें कहेंगे कि हमें गुजरात जाना है, हिमाचल जाना है, तो हम जाएंगे। अभिजीत करांडे, ABP भाजपा। पिछले 5-6 साल से जो नेता जमीन पर नहीं दिखे थे वो अचानक से जमीन पर दिखना शुरू हो गई। आपकी यात्रा शुरू होने के बाद महाराष्ट्र में बहुत सारे नेता दिखे। राहुल गांधी तो निकल पड़े, उन्होंने एक प्रोग्राम दे दिया है पार्टी के लिए। क्या ये प्रोग्राम गांव देहात तक जाने के लिए, क्योंकि यात्रा तो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, बहुत सारे तबके तक नहीं जा रही है, तो क्या कांग्रेस का कोई प्लान है आगे वाला, जो ये यात्रा है हर आदमी तक, हर गांव तक, हर शहर तक, हर तबके तक, हर आदिवासी पाड़े तक जाए, और आपका विचार जो आप बोल रहे हैं वो पहुंचे वहां तक? यात्रा एक सोच है, एक काम करने का तरीका है, एक कह दो एक इमेजिनेशन है। यात्रा एक सफर भी है। तो मुझे और हम सबको लगा था कि जो बीजेपी की अप्रोच है, नफरत से भरी, डरी हुई,
हिंसा फैलाने वाली अप्रोच, उन्होंने हिंदुस्तान को एक इमेजिनेशन दिया है कि देखो ये रास्ता है, देश में नफरत फैलाओ, लोगों को डराओ, गरीबों को कुचलो। उन्होंने ये रास्ता दिया है। यात्रा की कोशिश है, और ये यात्रा इसमें सफल हो गई है। यात्रा की कोशिश है कि देश को बताना कि देखिए सिर्फ ये तरीका नहीं है, एक और तरीका है। जयराम रमेश जी ने कहा कि हमने प्रेस से 6-7 बार बात की है। आपने अभी कहा कि बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि यात्रा को रोक देना चाहिए। मैंने ये यहां तो नहीं कहा ना कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसको चुप कीजिए, उसको मारिए, उसने कैसे बोला, नहीं। मैं कह रहा हूं देखिए उसकी राय है, अगर वो सोचता है उसको रखे, और अगर सरकार सोचती है कि इस यात्रा से देश को नुकसान हो रहा है तो रोक दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, प्यार का तरीका, भाईचारे का तरीका, रिस्पेक्ट का तरीका। तो ये दो हमने विजन दिखाए हैं। अब यात्रा जो हमने रखी है, जो हमने की है, इसमें से पॉलिसीज भी निकलती हैं। अगर वो कहते हैं कि भैया देखो किसान को कुचल दो, किसान को सही एमएसपी मत दो, किसान को बीमा का पैसा नहीं मिलना चाहता, तो इस यात्रा के इमेजिनेशन से एक और तरीका निकलता है। किसान की बात सुनो, किसान से गले लगो, किसान की इज्जत करो। तो इससे पॉलिसीज भी निकलती हैं, इससे एक्शंस भी निकलते हैं। अब कांग्रेस के सब लोगों को लग रहा है हाँ भैया चलने में फायदा है, राजनीतिक फायदा है, लोगों से बातचीत होती है, सीखने को मिलता है, प्यार मिलता है, वजन भी कम हो जाता है। तो अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग जो भी चाहता है वो फायदा ले सकता है। मगर मेन मैं बात ये कहना चाहता हूं, ये दो अलग इमेजिनेशंस हैं। एक मैंने यहां पे आपको सावरकर जी की चिट्ठी दिखाई, एक वो इमेजिनेशन है, और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। तो ये देश में इन दो इमेजिनेशंस की लड़ाई है। सावरकर जैसे नो सप्लीमेंट्री प्लीज, नो सप्लीमेंट्री प्लीज, नो सप्लीमेंट्री। रविंद्र अंबेडकर जब आता है तो प्लीज सुनिए। नहीं देखिए, नहीं जयराम बोले, देखिए आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब इन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया, और उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। हमारी पार्टी में हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई सोचे कि नहीं भैया यात्रा को ऐसे चलाना चाहिए, हम प्यार से सुनते हैं, हम डिक्टेटर नहीं हैं यहाँ पे। मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, सप्लीमेंट्री मत पूछिए, क्योंकि और लोगों का टाइम घटेगा। मराठी न्यूज चैनल, डिजिटल न्यूज चैनल रविंद्र अंबेडकर। आप जिस विचारधारा का विरोध करते हैं, चुनाव आते ही आपके सारे विधायक उस विचारधारा की पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। क्या आपकी इस भारत जोड़ो से इस समस्या का हल निकलेगा? और दूसरा है भारत जोड़ो में एक सवाल रविंद्र प्लीज, एक सवाल आपने पूछा, उसका जवाब देने दीजिए। अभी मेरे साथ एक शिवसेना के एमएलए चल रहे थे, वो कह रहे थे 50 करोड़ रुपए उनको ऑफर किया था, वो नहीं गए, बहुत सारे और गए। तो देखिए एक प्रकार से ऑपोजिशन की सफाई भी हो रही है। जो भी करप्ट लोग हैं, जो 10 करोड़ के लिए, 15 करोड़ के लिए, 50 करोड़ के लिए बिक जाते हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छी बात है। हिंदुस्तान में साफ सुथरे लोगों की कमी तो नहीं है।
तो हमारे साथ आ जाएंगे। हमारे पास 12-13 मिनट का समय बाकी है। अब मैं हिंदी और अंग्रेजी मीडिया से सवाल लूंगा। अखिलेश मिश्रा नवभारत है क्या? पूछिए ना, आगे आगे पूछिए, जोर से जब तक आगे आएंगे मैं अगले सवाल से पूछूंगा। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर। तो माइक दीजिएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ और आप सबको कॉपी चाहिए तो सबको दिलवा देता हूँ। संतोष गवाई, दैनिक भास्कर प्लीज। एक ये मोहन भगवत जी को भी भिजवा दीजिए। माइक नहीं है क्या? तो जल्दी दीजिए। हाँ, दैनिक भास्कर। सही बात है ना, देखिए सच्चाई है। राहुल जी सवाल लीजिए। हाँ, एक मिनिट, विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रचंड होतात। हे 6 जिल्हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसाठी हे होते। आता पूर्ण देशभर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात। त्यासाठी आपल्याकडे काही आपल्या लोकांचे प्लॅन आहे का शेतकरी आत्महत्या? किसान सोसाइटी के बारे में उसको रोकने के लिए आपके पास कुछ विजन है क्या? मराठी अखबारों के लोग हिंदी में पूछते हैं। मराठी हिंदी एक है। ठीक है। उसको रोकने के लिए बता आपने विदर्भा बोला तो मैं विदर्भ के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। जब हम विदर्भ के बाउंड्री पे थे तो हमारे लोगों ने कहा कि हमें वहां पे अंदर आने से पहले वहां पे आपका एक गीत सुनना है। राष्ट्रीय संगीत। हाँ, आप थे वहां पे? नहीं, आप नहीं थे। वहां पे गीत सुनना है। तो मैं वहां पे मैं गीत सुन रहा था और मेरे दिमाग में सवाल था उस टाइम जब वो गीत गा रहे थे। मुझे गीत बहुत अच्छा लगा और जब वो गा रहे थे मेरे दिमाग में सवाल था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो वर्धा क्यों गए? मेरे माइंड में क्वेश्चन था। कितनी जगह है हिंदुस्तान में, कितने स्टेट्स हैं, वो यहां क्यों आए? तो मेरे दिमाग में ये सवाल था और मैं सोच रहा था। और फिर गीत के बाद वहां पे एक बड़ा सा आपने गेट लगा रखा था जी, और गेट के जैसे मैं अंदर गया 10 मिनट नहीं हुए मुझे बात समझ आ गई कि जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो एक्चुअली विदर्भ में है और जो नेचुरल कांग्रेसी होता है वो सब विदर्भ में बैठे हुए हैं। अब आपने बोला विदर्भ के किसानों की बात की। विदर्भ में ज्यादा मुश्किल है, मगर ये जो आपने मुद्दा उठाया है ये सिर्फ विदर्भ का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। विदर्भ में पानी की समस्या है, उसके बारे में कुछ किया जा सकता है, मगर जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो खेती करते हैं उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनको उनकी रक्षा करने की जरूरत है। जैसे कोई परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर होता है वो जरूरी होता है, उसकी प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है। वैसे ही हमारा जो किसान है वो देश को भोजन देता है। आजकल हमारी मेंटालिटी, सरकार की मेंटालिटी कि भैया हाँ देखो ये खेती कर रहा है उसको छोड़ दो, करने दो, सही रेट मिले ना मिले छोड़ दो, कर्ज माफी की जरूरत है नहीं छोड़ो। ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उसको सेंटर में लाना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि नहीं ये सबसे जरूरी चीज है और ये देश को भोजन देते हैं, ये 24 घंटा काम करते हैं और सरकार और देश का फर्ज बनता है कि वो इनकी रक्षा करे। अब रक्षा कैसे होगी? रक्षा उसको सही दाम देने से। हम न्याय योजना लाए थे, समझा दूं या आप जानते हो उसके बारे में? हर महीने हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा
72,000 रुपए साल के हर फैमिली को। तो उससे गरीब किसान के नीचे एक फ्लोर फर्श बन जाएगा, उसके नीचे वो गिर ही नहीं पाएगा। तो नीचे आपने उसको मिनिमम पैसा दे दिया, कम से कम पैसा, और साइड से आपने उसकी रक्षा की। आपने उसको जब उसको कर्जे की जरूरत, जब उसके कर्जा ज्यादा हो जाए, आप सेंसिटिविटी से सुनो, आप उसकी बात समझो। जब उस पर प्रेशर आता है, आप उस प्रेशर को रिलीज करो। तो ये सब काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। हमने यूपीए की सरकार में ये काम किया था। और आप विदर्भ के किसान से पूछो, जब विदर्भ को दर्द हो रहा था, यूपीए ने एकदम यहाँ पे पैकेज दिया था। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे